स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको आज हम कंप्लीट करते हैं वन शॉट वीडियो में और इसके जितने भी बेसिक होंगे वो बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक क्यों कंप्लीट करेंगे? क्योंकि बेसिक से खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और फिर इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो मेथड्स हम कंप्लीट करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, और आप कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ में हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं? तो इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण। इक्विलिटी छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। इक्विलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, इक्विलिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक, कोई भी इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो, बीच में अगर इक्वल लग गया है तो उस केस में वह एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? पिछले चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो एन इक्वेशन हुज डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हुज डिग्री इज 1 is called लीनियर इक्वेशन। ठीक, इसके एग्जांपल में, इक्वेशन के एग्जांपल में जैसे देखिए 2x + 3 = 0 या 5xy + 7 = 2x, ये दोनों ही इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? तो एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 is called लीनियर इक्वेशन। ओके, इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल है 2x + 3 = 5x + 7। लीनियर इक्वेशन, इसमें पावर 2 भी अगर हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। मतलब कई टाइप का हो सकता है, लेकिन लीनियर में हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी। ठीक, इसके बाद आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, इसका दूसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर + 5y, सॉरी स्क्वायर है, 2x + 5y + z = 0, इस टाइप के। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसकी डेफिनेशन होगी लीनियर इक्वेशन having only one variable is called linear equation in one variable। ठीक, एक ही वेरिएबल हो, चाहे x हो या फिर y हो या फिर z हो, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे 5x + 3 = 0, यह एक इक्वेशन हो गया। 3x + 7 = 5x - 2, दोनों साइड है लेकिन केवल x है। ठीक, y नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही एग्जाम्पल होगा। ओके, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को जनरली लिखते कैसे हैं? नहीं, जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होगा ax + b = 0। आपने अगर पॉलिनोमियल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं आपको बताया हूँ लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर इस चैप्टर को देखने के ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
जनरल फॉर्म इसका है ax प्लस बी इक्वल 0। अगर आपने नहीं भी देखा तब भी ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे की स्टेप में चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बाद चैप्टर का नाम जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसे वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्या है? तो हम यहां लिखेंगे a linear equation, a linear equation having two variables, having two variables is called linear equation in two variable। linear equation in two variable। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 2x प्लस 7y इक्वल 5, 5x माइनस y माइनस 3 इक्वल 0। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने अभी तक जाना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर पूछे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है तो ये कभी चेंज नहीं होगा। ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 ही रहेगा। ठीक, चाहे वो पेयर के बारे में ही क्यों ना बात कर रहा हो, जनरल फॉर्म सिंगल ही रहेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम सीधे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन have two similar equations, then they are said to be pair of linear equation in two variable। नाम से क्लियर है कि दो इक्वेशंस डेफिनेटली आ चुके हैं। तो इक्वेशन दो होंगे, यानी पहला होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 और दूसरा होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब आपको दोनों को देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। इसीलिए a, b और c को फर्स्ट इक्वेशन में a1, b1 और c1 कर दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन में a2, b2 और c2 कर दिया गया है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक, तो ये रहा इसका बेसिक कि इक्वेशन से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तक कैसे पहुंचेंगे। अब आगे अगला टॉपिक है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक, अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक, पहला है ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड। ओके, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो ग्राफिकल मेथड है, आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अलजेब्रिक मेथड देख लेते हैं कि इस क्लास में केवल 2 ही मेथड्स हैं अलजेब्रिक मेथड्स में। एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मेथड्स हैं, और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी हुआ करता था, रिड्यूसिंग द मिडिल टर्म भी थोड़ा टर्म भी हुआ करता था, तो उन सबको अब रिड्यूस कर दिया गया है। अब केवल ये 2 मेथड बचे हुए हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में से एलिमिनेशन है और सब्स्टिट्यूशन है। तो ग्राफिकल के थ्रू हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक। ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले टाइप ऑफ इक्वेशन ऑब्जर्व कर लेते हैं कि टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो जब हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं या कोई भी इक्वेशन होते हैं, तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। उनकी एक लाइन मिलती है, जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। लाइन दोनों ही की, जैसे यह एक ग्राफ हुआ, ठीक, और इस तरह से एक लाइन मिली, और दूसरी लाइन सपोज ऐसे मिली। कभी कभी ये दोनों इस तरह से दूर दूर न जाके इंटरसेक्ट भी हो जाएंगी, कभी कभी पैरेलल होंगी, कभी कभी एक के ऊपर एक लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो जब ये 2 लाइनें पैरेलल होंगी, उस केस में एक भी सोल्यूशन इक्वेशन का नहीं होगा। एक भी सोल्यूशन का मतलब है कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सोल्यूशन नहीं होगा। इंडिविजुअली एक एक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला कोई भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक। और अगर कंसीडर्ड है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन चली गई है, तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशंस होंगे। और अगर क्रॉस कर गया है लाइन, इस तरह से क्रॉस कर गई है लाइन, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है। नंबर 1 कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट है और दूसरा इनकंसिस्टेंट है, ठीक। तो कंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? तो पेयर ऑफ इक्वेशन having at least one solution, then it is consistent type of equation. consistent type of equation आगे लिख लेना है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक सोल्यूशन हो, ठीक, और एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। एक से अधिक मतलब यूनिक सोल्यूशन वाला भी इसमें आ गया और मेनी सोल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट के अंतर्गत ही आएगा। इनकंसिस्टेंट क्या है? इसके जस्ट अपोजिट के पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग no any solution, then it is called, it is known as inconsistent type of equation। ओके, तो ये हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट में कम से कम एक सोल्यूशन रहेगा, इनकंसिस्टेंट में एक भी सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशंस है अपने, उसमें हम देख लेते हैं कि पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, उनके जब रेशियोज कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। नेचर ऑफ लाइन है, ग्राफ में जब हम लाइन को बनाएंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, कैसी लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे और टाइप ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे। ठीक, इन सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो नंबर 1 पेयर ऑफ लाइन वही रहेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। रेशियो कंपेयर करते हैं तो रेशियो में हम a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर a1 अपान a2 यानी ये रेशियो x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, तो अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, देन नेचर ऑफ लाइंस यानी लाइन ग्राफ में कैसी होगी, नेचर ऑफ लाइन इन ग्राफ यानी ग्राफ में लाइन कैसी होगी। तो ग्राफ में लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होगी, ग्राफ में लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। टाइप ऑफ इक्वेशन कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, इसलिए टाइप ऑफ इक्वेशन में आएगा कंसिस्टेंट। ठीक, इसी तरह से दूसरा है पेयर ऑफ लाइन, यही दोनों लाइंस रहेंगी। दोनों लाइंस में अब अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 को इक्वल हुआ तो क्या होगा। ये तो इक्वल ना हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर इक्वल ना हुआ तो क्या होगा, तो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। अगर a1 अपान b2 और b1 अपान b2 इक्वल हो गए तो पूरा जो आगे की का रास्ता है वो c1 अपान c2 पे छोड़ दिया जाता है। अब c1 अपान c2 के दो केसेस होंगे, या तो वो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा। तो पहले हम इक्वल होगा इसकी बात कर लेते हैं और फिर हम इक्वल नहीं होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो इक्वल c1 अपान c2, तो जब a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के और ये इक्वल है c1 अपान c2 के, तो नेचर ऑफ लाइन इन ग्राफ में लाइन कैसी होगी। तो ग्राफ में लाइन हमें मिलेगी कंसाइड, COINCID, कंसीडर्ड लाइन। ठीक, ग्राफ में लाइन कैसे मिलेगी, कंसीडर्ड लाइन, मतलब एक के ऊपर एक ऐसी लाइन मिलेगी। एक लाइन ऐसे खींचे उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ऐसे आ जाएगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस लाइन के, ये लाइन ये पॉइंट भी सॉल्यूशन होगा, 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 मतलब लाइन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा। यानी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। या हम लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, इसलिए ये हो जाएगा कंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। जैसे कि मैं आपको बताया था, दूसरी केस होगा C1 अपान C2 का नॉट इक्वल वाला। तो तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन वही आ जाएगी। कंडीशन इस बार a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही लाइन एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, यानी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जब लाइन पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन एक भी नहीं आएंगे, रिजल्ट क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ इक्वेशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो
तो इस टेबल को अच्छे से आपको रेडी कर लेना है। एक दो बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद एक दो बार रफ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पूरी टेबल आपसे बननी चाहिए। अगर ये टेबल आपसे अच्छे से बनती है तो लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स इससे आते हैं, साथ में क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपसे बन जाएंगे। अब आगे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चेक वेदर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y equals 6 and 2x minus 3y equal 12 is consistent or not। तो सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पता करना है कि इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, यानी जो इक्वेशन ये इनकंसिस्टेंट होंगे या फिर कंसिस्टेंट होंगे। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन दिए हुए हैं, x plus 3y equal 6 and 2x minus 3y इक्वल 12। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल 0 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x plus 3y minus 6 इक्वल 0 एंड 2x minus 3y minus 12 इक्वल 0। और कंपेयर कर देंगे इसके जनरल फॉर्म से, कंपेयर इट टू a1x plus b1y plus c1 इक्वल 0 एंड दूसरा है a2x plus b2y plus c2 इक्वल 0। तो a1 इक्वल क्या आ गया, a1 इक्वल x का कोफिशिएंट, यहाँ पहले में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। a1 x का कोफिशिएंट, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट मीन्स 3, c1 कितना है, कांस्टेंट 6 है, लेकिन 6 की साइन प्लस में नहीं है, माइनस में है, यानी इसका मतलब c कितना है, c1 कितना है, -6, तो -6 आ जाएगा। इस तरह से हम a2 b2 और c2 भी निकाल लेते हैं। तो a2 इक्वल टू b2 इक्वल -3 एंड c2 कितना आ जाएगा, ये होगा -12। हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये 6 के 6 टर्म्स फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करते हैं a1 अपान a2। a1 अपान a2 कितना आएगा, तो 1 अपान a2 की वैल्यू है 2, तो 1 अपान 2 आया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड नहीं करेंगे। निकाल लेते हैं b1 अपान b2। b1 कितना है 3 और b2 कितना है -3, 3 और -3 डिवाइड हो गया, आ गया -1। और c1 अपान c2 कितना है, c1 है -6 और c2 कितना है -12। ओके, तो ये आ जाएगा 6 1 जा एंड 6 2 जा इक्वल 1 अपान 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 को इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है सो इट हैज यूनिक सोल्यूशन, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। So it is consistent type of equation। इसमें हाउ मेनी सोल्यूशन पूछा जा सकता था, लाइन का नेचर भी पूछा जा सकता था। तो तीनों चारों ही केस में इतना ही सोल्यूशन होगा। अगर हाउ मेनी सोल्यूशन पूछता तो हम यहीं तो सॉल्व करते। अगर लाइन का नेचर पूछता तो एक लाइन और नीचे लिखते, हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इसमें हमसे पूछा है कंसिस्टेंट, तो हमने आगे लिखा हेंस या सो टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन एग्जांपल है, हाउ मेनी सोल्यूशन डज इक्वेशन 5x minus 8y plus 1 equal 0 and 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 equal 0 have। इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों पेयर्स में कितने सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन होंगे,
मेनी सोल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो हम पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0। अब क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है इसलिए इसको चुपचाप लिख देते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल 0। इसको हम नॉर्मली सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन अपान में यहाँ 5 दिख रहा है, आगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो बड़ी लाइन खींचे, अपान में 5 आ गया। अब जिसके अपान में 5 नहीं है उसके अपान में 1 कर देते हैं, तो इसमें सीधे मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 3 जा 15, ये बन गया 15x माइनस टू माइनस 24y और प्लस 3 इक्वल 0। 5 को ट्रांसपोज कर दिए, 5 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो आगे आ गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट टू जनरल फॉर्म, कंपेयर इट टू जनरल फॉर्म। तो हमें मिला a1 इक्वल 5, a1 इक्वल 5, b1 इक्वल माइनस 8, c1 इक्वल 1 एंड इस तरह से a2 निकाल लेते हैं। a2 इक्वल 15, b2 इक्वल माइनस 24 एंड c2 कितना आया, c2 आ गया प्लस 3। ठीक, तो हमने a1, b1, c1 और a2, b2, c2 इस पूरी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कितना आएगा, a1 है 5 और a2 कितना है 15, 5/15 बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 5 1 जा 5 3 जा कितना आ गया 1/3। अब हम निकाल लेते हैं b1/b2। b1 है -8 और b2 है -24। 8 1 जा 8 3 जा इक्वल आ गया 1/3। और c1/c2, c1/c2 कितना आ जाएगा, c1 है 1 और c2 है 3। ठीक, तो यहाँ हम देखें अगर कि a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है और c1/c2 भी 1/3 है, यानी तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे आके यहाँ पर हेयर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और ये c1/c2 के भी इक्वल है। ठीक, सो लाइंस कैसी होंगी, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 दोनों इक्वल हैं। ठीक, सो लाइंस होंगी, लाइंस आर कंसीडर्ड, लाइंस आर कंसीडर्ड। अब जब लाइन कंसीडर्ड होती हैं तो टेबल देख के बताइए कि किस टाइप का इक्वेशन है ये, इसमें कितने सोल्यूशन आएंगे, एक सोल्यूशन आएगा, दो सोल्यूशन आएगा या मेनी सोल्यूशन आएगा या एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। ठीक, ओके, तो आप टेबल ऑब्जर्व कर चुके होंगे, एक बार टेबल चेक कर सकते हैं। लाइंस कंसीडर्ड है, सो इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे और ये आपका आंसर होगा। तो क्लियरली आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के बाद कुछ बेसिक और कंप्लीट। 3.1 के क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है
इसका आप इक्वेशन बनाइए और ग्राफिकली सॉल्व करिए। जनरली एमपी बोर्ड के एनुअल में ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चैप्टर नंबर 3 से जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो जनरली अभी तक आए नहीं हैं। अब बहुत दुर्भाग्य क्यों ना हो तो फिर इस साल आ ही जाए, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन ईजी हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन है 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, इसमें कहा गया है 10 students of class 10th। ठीक, तो हमने माना लेट नंबर ऑफ बॉयज, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल y। अब क्वेश्चन ने बताया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स यानी गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हैं, 10 हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से बताता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितनी गर्ल्स हैं वह बॉयज से 4 अधिक हैं। यहाँ हमने बॉयज किसको माना है, y को। नंबर ऑफ गर्ल्स किसको माना है, सॉरी बॉयज x को, गर्ल्स y को। तो गर्ल्स बॉयज से 4 अधिक हैं, मीन्स y इक्वल x प्लस 4, या y को इधर 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, या ऐसे रहने देते हैं y माइनस एक्स इक्वल 4, या दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 4, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस वजह से ये इक्वेशन बन गया, और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली सॉल्व नहीं करते हैं, ये एग्जाम में जनरली आते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or considered। तो वही a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 को कंपेयर करेंगे, और अगर a1 upon a2 इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी इंटरसेक्ट एट पॉइंट होगा। अगर पैरेलल जा रही हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर एक ही जगह से पास हो रही हों, जैसे अभी के मैं पीछे बताया हूँ एग्जांपल, उसी तरह से इनको आप सॉल्व करिएगा। साथ ही कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए भी हम वही a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 का ही यूज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर कंसिस्टेंट हो तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ग्राफिकली, जैसे कि मैं बताया हूँ ग्राफ के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ से कंप्लीट कर लेनी है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, इन दोनों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3.1 के, वो सभी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। ठीक, इनमें से कि ये बड़ा सा रोचक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 है, यानी लेट length of rectangular garden, let length of rectangular garden is equals to x, and width हमने अज्यूम करी 5। then according to क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर इज 36, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस
y का हाफ इज 36। 2 से 2 डिवाइड हो गए तो आ गया x प्लस वाई इक्वल 36। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन ने कहा गई है हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ क्या है? लेंथ हमने मानी है x, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 या x माइनस वाई इक्वल 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आगे मैं मेथड्स बताऊंगा, उन मेथड से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ग्राफिकल मेथड फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में नहीं आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। सपोज कि ये ग्राफ में रिप्रेजेंट हो गए, ठीक। यह एक लाइन हुई और यह एक लाइन हुई, ये दोनों ही लाइंस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्सिस और उन लाइन से बने हुए ट्रायंगल को कलर करिए। ये रहा एक्स एक्सिस और ये लाइन 1, ये सपोज लाइन 2। तो ये रही लाइन, ठीक, ये रही लाइन और ये रहा एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स एक्सिस और लाइंस से बने हुए ट्रायंगल को कलर करिए। ये हमारा आंसर रीजन होगा। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे और इस ग्राफ को सॉल्व ही करना होगा तो चैनल पे जाकर के क्लास 9th के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं समझाया हूं, तो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफिकल मेथड से आते हैं अलजेब्रिक मेथड की तरफ। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह में दूसरी की वैल्यू को रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक। जैसे 4 प्लेयर खेल रहे थे, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो इंजर्ड प्लेयर को बाहर करके हमने किसी 5वें प्लेयर की एंट्री करा दी, तो वो 5वां प्लेयर चौथे का सब्स्टिट्यूट कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम x को हटा के x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे, x की ही वो होगा, इसीलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन है एक, सॉल्व करते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 3, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे जो हमें इजी लग रहा हो। जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट ही लें या फिर सेकंड ही लें, जो हमें इजी लग रहा हो उसे हम कंसीडर करेंगे और उससे हम या तो x या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे दिखने में इक्वेशन सेकंड ज्यादा इजी लग रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x प्लस 2y इक्वल 3। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा x इक्वल 3 माइनस 2y। x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और जिस इक्वेशन से हमने निकाला है, हमने किससे निकाला है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में ये वाली वैल्यू ले जाके नहीं रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। अगर हम फर्स्ट से निकाले होते तो सेकंड में रखते। क्लियर? तो पुट
x इक्वल 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाली है। तो x की जगह पर अब क्या रखेंगे? 3 माइनस 2y। तो यहाँ जाएगा 7x लिखा हुआ था, x की जगह पर क्या जाएगा? 3 माइनस 2y, फिर माइनस 15y और इक्वल 2। 7 3 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल 2। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 21 को ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ 14 और 15 निगेटिव हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, तो 2 सीढ़ी नीचे, उसके बाद 3 सीढ़ी और नीचे, तो कुल मिलकर के 5 सीढ़ी नीचे हो जाएगा। तो ऐसे ही निगेटिव निगेटिव है तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। 14 एंड 15 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? माइनस 29y इक्वल 2। 21 ट्रांसपोज होगा इधर तो आ जाएगा माइनस 19। तो y इक्वल माइनस 21 ही रहेगा, माइनस करने पर 19 आएगा। ठीक, तो माइनस 19 अपान माइनस 29 या y की वैल्यू आ जाएगी 19 अपान 29। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 19 अपान 29। हम ये y की वैल्यू ले जा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकेंड में या इक्वेशन थर्ड में किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा प्लेस रहेगा? तो बेस्ट प्लेस रहेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों रहेगा? क्योंकि यह सिंप्लीफाइड है। तो हम y की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। तो पुट y इक्वल क्या आया है? 19 अपान 29 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था? इक्वेशन नंबर थर्ड था x इक्वल 3 माइनस 2y। x इक्वल 3 माइनस 2y इक्वल 3 माइनस 2 की जगह पर y की वैल्यू तो आ जाएगा 19 अपान 29। सॉल्व कर देते हैं इसे। तो सॉल्व करने पर आएगा 3 माइनस 19 हो गया 38 अपान 29 इक्वल अपान 29। 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 2 8 माइनस 38। माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर 7 में 8 माइनस करेंगे तो होगा ही नहीं, तो 17 कैरी लेगा 8 से। तो जब ये 8 से कैरी लिया तो क्या हो जाएगा? 17 में 8 माइनस किए तो आएगा 9। फिर ये 7 हो गया है, 7 में 3 माइनस किए 4, तो 49 और अपान 29। ठीक, तो हेंस या लास्ट में हेंस x इक्वल कितना आया? 49 अपान 29 एंड y इक्वल कितना आया? 19 अपान 29। ये x एंड y की वैल्यू हुई किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और बड़ा आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे अगर तो एक बार रिकैप करने से वो आराम से बन जाएगा। अब ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसकी डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये लगभग एग्जाम में आता ही है। क्वेश्चन है, इन अ शॉप the cost of 2 pencil and 3 eraser is ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. यानी 1 पेंसिल 1 इरेजर की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। एग्जाम में कभी भी लिखा रहता है मेथड का नाम, कभी कभी नहीं लिखा रहता है। अगर लिखा हुआ है तो फिर तो आपको उसी मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपसे एलिमिनेशन आ रहा है तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अभी तो हम फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक पेंसिल एक इरेजर, यानी पहले हमें पेंसिल और इरेजर को मानना पड़ेगा। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ
एक पेंसिल इज इक्वल टू x एंड एन इरेजर is equals to y. Then according to question, question के अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 पेंसिल 3 इरेजर. 2 पेंसिल मतलब 2x, 3 इरेजर मतलब 3y, क्योंकि हमने कॉस्ट मानी है और दोनों का कॉस्ट मिला करके आ रहा है 9. दोनों का कॉस्ट मिला के आ रहा है 9. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहता है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर कितना? 4 पेंसिल यानी 4x और 6 इरेजर मीन्स 6y इज ₹18. ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्लियर? तो इसे हम सॉल्व करते हैं. अब 2 इक्वेशन आ चुके हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये एग्जाम में क्यों आता है? कभी कभी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो लास्ट में बताता हूं क्या आता है इसमें. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 9, या किसी एक वेरिएबल के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 9 माइनस 3y, या x इक्वल 9 माइनस 3y अपॉन 2. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. पुट की जगह पर सब्स्टिट्यूट. ठीक, पुट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो पुट x इक्वल 9 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड. क्लियर? तो सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल 18. ठीक, सॉल्व करते हैं इसको. 2 1 जा 2 2 जा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 9 जा 18, 2 3 जा 16, 2 3 जा 6y प्लस 6y इक्वल 18. तो यहाँ आ गया 18 इक्वल 18. 6y कैंसिल हो गया. अब ये हुआ क्यों? यहाँ एक भी वेरिएबल क्यों नहीं बचा? ठीक, एक भी वेरिएबल क्यों नहीं बचा? तो अलजेब्रिक मेथड की खासियत यह है कि आप केवल क्वेश्चंस को अगर उनके यूनिक सोल्यूशन है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, या तो इसमें मिनी सोल्यूशन होंगे या फिर इसमें नो सोल्यूशन होंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है. 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, और 9/18 1/2 आएगा. इसमें मिनी सोल्यूशन है. ठीक, सो it has many solution, hence we cannot find x and y. हमें यूनिक x and y की वैल्यू नहीं मिलेगी. यही कारण है कि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है. या और होता क्या है कि बच्चे यहाँ 18 इक्वल 18 जैसे ही आया तो फिर काट पीट करना शुरू कर देते हैं और दोबारा से सॉल्व करते हैं. इससे उनका टाइम लॉस होता है, और टाइम अगर लॉस हुआ तो आप जानते हैं मैथ में क्या होता है. सो जस्ट लीव एंड गो फॉर नेक्स्ट. एक्सरसाइज 3.2 में आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा. क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड को बताता हूँ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल -24. इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए. सॉल्व करने के बाद जो भी x एंड y की वैल्यू आए तो ले जाके y इक्वल mx प्लस 3 में रखिए और सिंप्लीफाई करिए. m की वैल्यू क्या आएगी आपको बतानी है. तो सॉल्व करते हैं इसको.
गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल -24, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप इक्वेशन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 11, या 3y को ट्रांसपोज कर दिए तो आ गया 2x इक्वल 11 माइनस 3y, 2 को ट्रांसपोज किए तो x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड को ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 4y इक्वल 4, तो आ गया 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल -24, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल -24। 3 और 4 को ऐड किए, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो आएगा -7y इक्वल -24 और -11। तो y इक्वल कितना आ गया, -24 और 11 को ऐड किए तो आ गया -35 और अपन -7, या y इक्वल दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 7 जा 7 5 जा, y इक्वल 5 आ गया। y की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब y की वैल्यू ले जा करके पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, ये 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 में इक्वेशन नंबर y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, x इक्वल 11 माइनस 3y, यानी 3 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल 11 माइनस 3 5 15 और अपॉन 2 इक्वल 11 में 15 माइनस किए तो आएगा -4 अपॉन 2 इक्वल -2, x इक्वल -2, x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू 5 आई। अब x और y की वैल्यू हम ले जाकर मेन इक्वेशन में रखते हैं जो क्वेश्चन ने पूछा है। पुट x इक्वल -2 एंड y इक्वल 5 इन इक्वेशन y इक्वल mx प्लस 3। y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल m मतलब m, x की वैल्यू क्या है -2 और प्लस 3 को ट्रांसपोज कर दिए, क्या आया 5 माइनस 3 इक्वल -2m। ठीक, इक्वल 5 में 3 माइनस किए 2 इक्वल -2m, 2 को ट्रांसपोज कर दिए तो 2 अपॉन -2 इक्वल m, या m इक्वल -1। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमने माना कि लेट one number is equals to x and other number is equals to y, then as per question या according to question क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है तो x माइनस वाई इक्वल 26,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहाँ x माइनस वाई किया, मतलब y को छोटा माना है। तो अब आगे निकलते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x इक्वल 3y। x इक्वल 3y क्यों? क्योंकि हमने यहाँ y को छोटा माना है। क्लियर? तो ये हमें दोनों इक्वेशन मिल गए। यहाँ से हमें x इक्वल 3y सीधे मिल गया है, तो ले जाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो x इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3y माइनस वाई इक्वल 26, या 3y में y माइनस किए तो 2y इक्वल 26, y इक्वल 26 अपॉन 2, y इक्वल 13। y की वैल्यू क्या आ गई? 13, यानी एक नंबर हमें मिल गया। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए y की वैल्यू ले जाके क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर देते हैं। पुट y इक्वल 13 इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड, इसमें थर्ड तो आया ही नहीं। तो x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल 39। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, लेकिन क्वेश्चन में हमसे x एंड y की वैल्यू नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि दो नंबर्स क्या होंगे। तो ये हम आंसर उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो हेंस टू नंबर्स आर 39 एंड दूसरा क्या है 13, एंड दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, लेकिन एमपी बोर्ड में आ जाता है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका मैं इक्वेशन बना देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लेट टू एंगल्स इक्वल x एंड y, देन लेट टू, यहाँ सप्लीमेंट्री मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन आपसे आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 आए तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। कंडीशन नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो x इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री या x माइनस वाई इक्वल 18 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या इक्वेशन नंबर सेकंड से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए और ले जाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो x एंड y की वैल्यू मिलेगी, वही दोनों एंगल्स की वैल्यू होगी। सो लेट्स डू योरसेल्फ, इसे अपने सॉल्व करिएगा, जैसे कि मैं पीछे के दो क्वेश्चन बताया हूँ। आगे एक और नया सा क्वेश्चन बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप अपने सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमारा टारगेट है दो क्वांटिटी मिल जाना। हमें जैसे ही दो क्वांटिटी मिली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम लिख लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर हमने माना कि डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x प्लस 2 एंड y प्लस 2 इक्वल, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 9/11। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 9/11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं
11 को ट्रांसपोज करते हैं, y प्लस 2 को भी इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। 11x प्लस 11 टू जा 22 इक्वल 9y प्लस 9 टू जा 18 हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 11x, 9y को ट्रांसपोज किए तो यहाँ आया माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22। 11 में 9 माइनस किए, सॉरी ये आ गया 11x माइनस 9y। 11x है 9y है, ये माइनस नहीं होगा। 18 में 22 माइनस किए तो आ जाएगा माइनस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड कंडीशन भी दी हुई है क्वेश्चन ने कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कहती है कि दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। 5/6 बनेगी। तो सॉल्व करते हैं इसे। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x और 6 3 जा 18 इक्वल 5y प्लस 5 3 जा 15। ट्रांसपोज कर देते हैं तो 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18, या 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालें या सेकंड से निकालें, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4, या 11x इक्वल माइनस 4 प्लस 9y। माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में आ गया। 11 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड से x की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। पुट या सब्स्टिट्यूट x इक्वल माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड। तो रखते हैं, हो जाएगा 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल माइनस 3। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसे। 6 4 जा 24, तो ये आएगा माइनस 24। 6 9 जा 54y और अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल माइनस 3। ऐसे में ले लेते हैं पूरे का, तो हो जाएगा अपॉन में 11 माइनस 24 प्लस 54y, 11 5 जो 55 तो माइनस 55y इक्वल 3। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 54 में 55 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 1 या माइनस y, तो माइनस y इक्वल यहाँ क्या है 11 है, 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो 11 3 जा 33, तो माइनस y इक्वल 33 और 24 यहाँ है ही, 24 प्लस में जाएगा तो प्लस 24। अब 24 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 है तो यहाँ पर माइनस 3 आएगा। माइनस y इक्वल माइनस 33 प्लस 24, 24 34 तो आएगा माइनस 9, या y इक्वल 9। y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक, y क्या था? डिनोमिनेटर हमने माना था। y क्या माना था? डिनोमिनेटर माना था।
y की वैल्यू आ गई है। अब हम रखते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में, तो आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक, 9 आ जाए 81, 81 में 4 माइनस किए तो 77, तो 77 11 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 7, तो फ्रैक्शन बनेंगे 7/9। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल -4 + 9y, -4 + 9y अपान 11 इक्वल -4 + 9 इंटू y की वैल्यू आई है 9 अपान 11 इक्वल -4 + 9 आ जाए 81 अपान 11 इक्वल 77 अपान 11, तो x इक्वल आ गया 7। x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। सो फ्रैक्शन क्या होगी? सो फ्रैक्शन इक्वल x अपान y। x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है 9। x अपान y मतलब 7/9, ये हमारा आंसर होगा। और ये है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स एक अगला क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के लायक है। 5 years hence the age of Jacob will be three times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 5 साल बाद जैकब उसके पुत्र की एज का जो रिलेशन है वो बताया गया है कि जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना होगी और 5 साल पहले ये 7 गुना थी, तो प्रेजेंट की एज कितनी होगी? तो हमें 2 क्वांटिटी मिल गई, एक जैकब की एज और एक उसके बेटे की एज। तो पहले उसको देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो लेट जैकब्स एज, जैकब्स प्रेजेंट एज, let Jacob's present age equal x and his son's age equal y. Then according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 5 साल 5 year hence जैकब की एज प्रेजेंट से अगर 5 साल बाद निकालेंगे तो दोनों जैकब की एज में भी प्लस करना पड़ेगा और उसके बेटे की एज में भी प्लस करना पड़ेगा 5, तो x + 5 ये हो जाएगा और y + 5 जैकब के बेटे की एज हो जाएगी। क्लियर? अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? इक्वल होंगे जैकब की एज 5 साल बाद उसके बेटे की एज की 3 गुना होगी। जैसे ही हम बेटे की एज को 3 गुना करेंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, सॉल्व करते हैं। x + 5 इक्वल 3y + 3 5 15 आ जाएगा। x - 3y इक्वल 15 - 5 या x - 3y इक्वल 10, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन ने कहा है कि 5 साल पहले की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले मतलब जैकब की एज से 5 साल पहले x - 5 होगा, जैकब के बेटे से 5 साल एज पहले y - 5 होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किए दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? तो ये हो गया x - 5 इक्वल 7y और 7 में 5 माइनस मल्टीप्लाई किए तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 7y इक्वल -35 + 5। तो आगे क्या आएगा? x - 7y इक्वल -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और ले जाके दूसरे वाले में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
x माइनस 3y इक्वल 10। तो x इक्वल क्या आएगा 10 प्लस 3y, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से x की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो पुट या सब्स्टिट्यूट x इक्वल 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। हम ले गए x की जगह पर x 10 प्लस 3y लिख दिए, तो x माइनस 7y था, तो ये हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। तो 10 को ट्रांसपोज करते हैं, 3y में 7y माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4y इक्वल माइनस 30 माइनस 10, या y इक्वल माइनस 40 अपॉन माइनस 4, या y इक्वल 4 10 जा 40। तो y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। y क्या है जैकब के बेटे की एज, तो पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था, इक्वेशन नंबर थर्ड अभी हमने लिखा था x 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ y, विच इज द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो x इक्वल 10 प्लस 30 इक्वल 40, यानी x की वैल्यू भी आ गई। तो हमसे x y की वैल्यू तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल 40 ईयर एंड हिज सन्स एज इक्वल 10 ईयर एंड दिस इज आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस भी सेम टाइप से सॉल्व होंगे, थोड़ा सा मेथड उसका डिफरेंट है। आई होप कि आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से अब आ रहा होगा। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड्स में। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस में किसी एक वेरिएबल या तो x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 6y इक्वल 7, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी एक के कोफिशिएंट्स का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो किसका मल्टीप्लाई करना है ये हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, सॉरी 9 है एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक का। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में 2/4 मीन्स 1/9 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 3/6 भी 1/2 हो रहा है, यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल है। अगर है तो या तो यूनिक सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। तो 8/7 इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन होगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। एक अलग से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे x का कोफिशिएंट 2 है, दोनों को इक्वल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट का इक्वेशन नंबर सेकंड में और 2 का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन नंबर सेकंड में इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई बाय 3। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y इक्वल 2 10 जा 20। और दूसरा हो जाएगा 3 2 जा 6x, 3 यहाँ माइनस 3 2 जा 6y और 3 2 जा 6। ठीक, जब यहाँ हम सिंप्लीफाई किए तो पता चला कि 6 और 6 की साइन सेम है। साइन सेम है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करना पड़ेगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ 6 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 6 और 6 कट गया, 8 पॉजिटिव है, 6 भी जो नई साइन आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्किंग पूरी होगी। तो 8 एंड 6 को प्लस करेंगे, आएगा 14y एंड इक्वल 20 में 6 माइनस किए, यहाँ भी आ गया 14। 14 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो y इक्वल 14/14 या y इक्वल 1 आ जाएगा। क्लियर, y इक्वल 1 आ गया। अब आगे की प्रोसेस सेम एलिमिनेशन जैसे है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन जैसी है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ तक ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने तक एलिमिनेशन अलग है, लेकिन उसके बाद y की वैल्यू ले जाके किसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10। 3x प्लस 4y इक्वल 10 यानी 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल 10। 3x इक्वल 10 माइनस 4 या x इक्वल 6/3, x इक्वल 2 एंड y इक्वल क्या आया है 1 एंड दिस इज अवर आंसर। x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, पहले किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट करना है, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल दिखाने हैं। इक्वल कैसे करेंगे, उन एक जैसे हमें x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो कोफिशिएंट का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसी के बराबर दोनों को बनाएंगे। या इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, 2 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और इस 3 का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और फिर आगे जो आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। अगर साइन पहले से ही अलग अलग है तो ऐड करेंगे और साइन किसी की चेंज नहीं करेंगी। अगर साइन सेम सेम है जिसका हमने इक्वल किया है तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन यहाँ सबकी चेंज करनी होगी और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लेते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वर्ड प्रॉब्लम के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दोनों की हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हमने अज्यूम किया लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x and Sonu equal y. Now according to question, it is given that 5 years ago means पहले 5 साल पहले। अब 5 साल पहले प्रेजेंट में दोनों को 5 माइनस करना पड़ेगा। So we are going to subtract 5 from both the ages. After subtracting 5, x minus 5 become and this become y minus 5 and it is stated that in first condition Nuri was thrice as old as Sonu. नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना होगी, 3 गुना होगी। नूरी की एज 3 गुना होगी यानी मल्टीप्लाई हमें सोनू के करना होगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 3 5 जा 15। x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5 या
x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, सॉरी मैं अगला क्वेश्चन पढ़ गया। लिखा हुआ है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद यानी x प्लस 10 और सोनू भी y प्लस 10। तो 10 साल बाद नूरी सोनू की दोगुनी रह जाएगी। नूरी दोगुनी होगी यानी सोनू में मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 10 2 जा 20। ये क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10 माइनस y इक्वल x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 2y इक्वल 20 में 10 माइनस किए तो आ गया 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों को हम अगर ध्यान से देखें, दोनों में x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। इक्वल है तो हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, अगर इक्वल ना होते तो करना पड़ता। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। दूसरा क्या है? x माइनस 2y इक्वल 10। ठीक, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल तो हैं लेकिन साइन सेम है। साइन सेम है तो हटेगा कैसे? हटेगा तब ना जब माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे होगा? सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया साइन सबकी चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। एक्स में एक्स कैंसिल हुआ तो कैंसिल हो गया, ये पूरा ये कट गया। माइनस 3 प्लस 2 तो यहाँ आ गया माइनस y इक्वल माइनस 10 तो माइनस 20 मीन्स y इक्वल क्या आ जाएगा? 20। y हमने किसकी एज मानी थी? सोनू की एज मानी थी। सोनू की एज आ गई 20। अब y की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर इसी में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में पुट करते हैं तो आ जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। x माइनस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ y इज 20 इक्वल माइनस 10। x माइनस 23 जा 60 इक्वल माइनस 10। x इक्वल माइनस 10 प्लस 60, x इक्वल 50। ठीक, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, लेकिन हमसे x एंड y दोनों की वैल्यू थोड़ी पूछी गई थी, हमसे तो एज पूछी गई थी। हेंस हम ये बताएंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल 50 ईयर एंड सोनू इक्वल्स टू कितना आया है? 20 ईयर। एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा और डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी खूब ज्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन अगला है, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल x और टेंस प्लेस डिजिट इक्वल y। देन नंबर क्या बनेगा? देन नंबर क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा
जैसे 52 है तो 52 को हम क्या लेते हैं 50 + 2, या इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 + 2, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 × ये 5 क्या है 10th प्लेस का डिजिट है, तो 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस ये क्या है यूनिट प्लेस का डिजिट, तो प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट, यही फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ओके, तो देन नंबर इक्वल 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ओके, तो इक्वल हो जाएगा 10 × 10th प्लेस डिजिट क्या है y है, तो 10 × y प्लस यूनिट प्लेस क्या है यूनिट प्लेस x है, तो x इक्वल 10y प्लस x। ओके, नंबर क्या बना हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने नंबर लिया था कि यूनिट प्लेस x हो 10th प्लेस y हो तब नंबर बनेगा 10y प्लस x। अब क्वेश्चन ने आगे कहा है कि नंबर को रिवर्स भी करना है, तो हम यही लगातार निकाल लेते हैं। तो इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन नंबर इक्वल x की जगह पर y की जगह पर x, तो हो जाएगा 10x + y। इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी है और इस तरह से एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये एक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। तो और दोनों ही क्वेश्चन में इतना कॉमन है, इतना दोनों में सेम टाइप से करना है। ओके, तो इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतना आपको दोनों क्वेश्चन में करना ही करना है, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो। इसके बाद से दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिजिट का सम 9 है, यानी x + y कितना है ये 9 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, ये नंबर कौन सा है, तो ये नंबर है 10y + x। तो 10y + x का 9 गुना किसके इक्वल है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का ट्वाइस, यानी 2 गुना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × रिवर्स करने पे हमें क्या मिला है 10x + y, 10x + y। ठीक, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो हो जाएगा 90y + 9x इक्वल 20x + 2y। क्लियर, x एंड y को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 90y - 2y इक्वल 20x - 9x। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रही। सॉल्व करते हैं आगे इसके। 90 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 88y इक्वल 20 में 9 माइनस किए तो आ जाएगा 11x। यहाँ हम देख रहे हैं कि 88 को 11 इजीली डिवाइड कर सकता है, तो क्या आ जाएगा 88y / 11 इक्वल x। 11 × 11 8 जा, तो आ जाएगा 8y इक्वल x, या x - 8y इक्वल 0। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए x की फिर से साइन सेम है, तो माइनस करेंगे, माइनस करते ही साइन चेंज हो जाएगी, तो यह नेगेटिव पॉजिटिव, 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। x कैंसिल, यहाँ आ गया 9y इक्वल 9, या y इक्वल 9 आ गया। y की वैल्यू क्या आई 9 आ गई। अब y की वैल्यू को ले जाके हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
तो सेकंड में पुट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पुट y इक्वल, सॉरी यह 9 नहीं, y इक्वल 1 आएगा। क्लियर, y इक्वल 1, 9 ट्रांसपोज होगा, y इक्वल 9/9 इक्वल 1। ठीक, तो पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्या है, x इक्वल 8y, x इक्वल 8y इक्वल 8 मल्टीप्लाई 1, x इक्वल 8। ठीक, एंड y इक्वल क्या आया, 1 आया। तो क्वेश्चन ने नंबर पूछा है, सो नंबर इक्वल, नंबर हमने शुरू में क्या माना था जब सॉल्व किया था, तो क्या आया था नंबर 10y प्लस एक्स। तो यहाँ हम ले जाके रखेंगे 10y प्लस एक्स में वैल्यू 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इक्वल 10 इंटू द वैल्यू ऑफ y विच इज 1 प्लस x मतलब 8 इक्वल 10 1 जा 10 प्लस 8 इक्वल आंसर आया 18 एंड दिस इज आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छी तरह से इसको, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप अच्छी तरह से इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने बेसिक आएंगे, उन सभी बेसिक्स को, बेसिक सभी डिटेल्स से सभी क्वेश्चंस को, इन सभी को मैं बता चुका हूँ। ठीक, क्या क्या मैं बताया, पहले तो मैं इक्वेशन बताया है ना, इक्वेशन के बाद टाइप ऑफ इक्वेशन, और फिर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया। ग्राफिकल के बाद अल्जेब्रिक में चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, इन दोनों ही मेथड्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया और सॉल्व किया। साथ ही हमने नेचर ऑफ लाइन A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के थ्रू लाइन कैसी होगी ग्राफ में, सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या कंसीडर होगी, या फिर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है खत्म। ओके, थैंक्स। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।